Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I am fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we'll be covering the chapter The Interview by Christopher Sylvester. This chapter has been very confusing for many students. I know आप सबको इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि ये दो पार्ट्स में है और दोनों ही पार्ट्स में बच्चे ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली में इस चैप्टर का क्या यूज है हमारे सिलेबस में, ये हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपके लिए इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए मैं आपके लिए चैप्टर के सारे मेन पॉइंट्स यहाँ पे लेके आया हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे एक एक चैप्टर, एक एक पार्ट को, और समझेंगे कि क्या बात हो रही है और किस बारे में बात की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ओवरव्यू समझ लो चैप्टर का। चैप्टर में बात हुई है इंटरव्यूज की। इंटरव्यूज जो भी होते हैं, जब कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी रिनाउंड पर्सनालिटी के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पार्ट 1 में हमें बताया गया है थोड़ा बहुत इंटरव्यूज के बारे में और कुछ ऐसे रिनाउंड सेलिब्रिटीज के जो उनका जो थॉट है उस पर्टिकुलर इंटरव्यू के टर्म पे, कि उनके हिसाब से इंटरव्यूज क्या होते हैं और उनका क्या आउटकम होता है, वो बताया गया है। तो पहले देखते हैं कि आखिर ये कौन से सेलिब्रिटीज हैं और इनका क्या कहना है। तो चैप्टर में सबसे पहले हमें बताया जाता है कि इंटरव्यूज कुछ 130 साल पुराने हैं और इंटरव्यूज को लेके अलग अलग परसेप्शन बने हुए हैं लोगों के। इसमें कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनका कुछ अलग अलग मानना है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से सेलिब्रिटीज हैं। सबसे पहले हमारे पास में मिस्टर वीएस नायपॉल। और मिस्टर वीएस नायपॉल का कहना है कि इंटरव्यूज लोगों को थोड़ा सा जख्मी छोड़ देते हैं, वुंडेड छोड़ देते हैं, क्योंकि इंटरव्यूज में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो शायद से सामने वाले के लिए कुछ ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं। उनके लिए उसका जो आउटकम आता है वो थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है। दैट इज वाई लोग कुछ जख्मी रह जाते हैं। अगले जो है हमारे लुइस कैरल। लुइस कैरल इज द राइटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। काफी पॉपुलर एक नाम है ये। और लुइस कैरल का ये मानना है कि जो इंटरव्यूज हैं, इंटरव्यूज में वो बहुत डरते हैं इंटरव्यूज से, क्योंकि उनको लगता है कि शायद से उनकी घेराबंदी हो जाएगी इंटरव्यू देने की वजह से, और फिर उनको लोग और ज्यादा जानने लगेंगे, उनको मिलने लगेंगे, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए लुइस कैरल अपने आप को इंटरव्यूज से थोड़ा दूर ही रखते हैं। आफ्टर दैट वी गेट टू नो अबाउट रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बताया गया है कि उनका मानना है कि इंटरव्यूज काफी इमोरल हैं और एक तरीके का पर्सनल अटैक है, असॉल्ट है ऑन दैट पर्टिकुलर इंटरव्यूई। अब इसमें बताया गया है कि एक बार रुडयार्ड किपलिंग की जो वाइफ है कैरोलीन ने अपनी एक डायरी में लिखा था कि हम लोगों का एक दिन दो जो हमारे रिपोर्टर्स थे उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो सीधे रुडयार्ड किपलिंग का इंटरव्यू लेने आ गए। और जब रुडयार्ड किपलिंग ने मना किया कि भाई मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, तो उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं दे रहे इंटरव्यू, तब रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था बिकॉज इट इज इमोरल एंड इट इज अ काइंड ऑफ एन असॉल्ट। ये एक अटैक है हर एक इंसान पे, उसकी पर्सनल लाइफ पे, उसकी प्राइवेसी पे। उसके बाद बात हो रही है H.G. वेल्स की। उनका मानना था कि इंटरव्यूज कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ऑडियल है। ऑडियल मतलब कि जो चैलेंजेस होते हैं जो हर एक इंडिविजुअल फेस करता है। तो इंटरव्यू भी एक ऐसा चैलेंज है जो एक पर्टिकुलर इंसान फेस करता है। साउल बेलो, उनका मानना था कि भाई ये तो थंबप्रिंट्स हैं ऑन द विंड पाइप। मतलब कि जो भी लोग इंटरव्यू लेते हैं वो लोग अपने हाथों को आपके विंड पाइप पर रख देते हैं और आपके मुंह से वर्ड्स को जबरदस्ती निकाला जाता है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने पड़ जाते हैं जिनको आप आंसर करना नहीं चाहते। और लास्ट है हमारे डेनिस ब्राइन। डेनिस ब्राइन का ये मानना था कि इंटरव्यू के अंदर बहुत पावर है और उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? देखो, ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि पहले के टाइम्स में इंटरव्यूज ही एकमात्र ऐसा सोर्स थे जिनसे लोग रिनाउंड पर्सनालिटीज की लाइफ के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में जान पाते थे। तब ना तो टेड टॉक्स था और ना ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स थे आज की तरह, कि जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल पीपल हैं, वो आके अपनी जर्नी शेयर करें इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से। दैट इज वाई इंटरव्यूज हेल्ड अ ग्रेट पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द अर्लियर टाइम्स। तो ये तो बात हुई हमारे
पार्ट 1 की, जिसमें बताया गया कि भाई अलग अलग लोग क्या क्या सोचते हैं इंटरव्यूज के बारे में। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, जिसमें बात होगी एक एक्चुअल इंटरव्यू की, और एक ये रियल लाइफ अकाउंट है, तो ध्यान से पढ़ना, सारे की पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पार्ट 2 में बात हो रही है अम्बर्टो इको के बारे में। अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर हैं बाय प्रोफेशन, और उनकी एक हॉबी है टू राइट नॉवेल्स। ही इज अ ग्रेट राइटर, बड़े ही पहुंचे हुए इंसान हैं और बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, बहुत अकम्पलिशमेंट्स हैं। और इनका इंटरव्यू ले रहे हैं हमारे मिस्टर मुकुंद फ्रॉम द हिंदू। द हिंदू एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है। आई नो, आप सबने पता होगा आपको इस न्यूज़पेपर के बारे में। तो इसमें मुकुंद अम्बर्टो इको का एक इंटरव्यू लेते हैं। उसमें वो काफी कुछ पूछते हैं उनसे, उनकी लाइफ के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनकी जो राइटिंग की जो एक फील्ड है उसके बारे में। और अम्बर्टो इको काफी बढ़िया से उसके जवाब देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से पढ़ना। अम्बर्टो इको बोलते हैं दैट आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। मैं एक प्रोफेसर हूं जो संडेज को नॉवेल्स लिखता हूं। और जो हमारे मुकुंद हैं, जो हिंदू न्यूज़पेपर से आए हैं, वो उनसे बातचीत शुरू करते हैं। और अम्बर्टो इको बाय प्रोफेशन एक प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर हैं वो सीमियोटिक्स के। सीमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस। इसकी वो जो सीमियोटिक्स की जो ब्रांच है वो उसके प्रोफेसर हैं इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, इटली। इटली में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें वो प्रोफेसर हैं ऑफ सीमियोटिक्स। साथ ही साथ वो एक राइटर भी हैं, उनको नॉवेल्स लिखना काफी पसंद है संडेज को। और जब मुकुंद उनसे बात करते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई हर कोई ये जानना चाहता है कि अम्बर्टो इको आखिर इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं। तो अम्बर्टो इको बोलते हैं कि एक्चुअली में मैं कुछ ज्यादा नहीं करता, मैं करता तो सेम चीज हूं, और लोगों को लगता है कि मैं जैसे बहुत कुछ कर रहा हूं। वो बोलते हैं कि मैं यूजुअली अपनी जो मेरी एक फील्ड है, जैसे कि एक फिलोसॉफिकल फील्ड है जिसमें मैं नॉन वायलेंस और पीस के बारे में बात करता हूं। अगर आप मेरी चिल्ड्रंस बुक्स देखें तो उसमें भी मैंने इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की हुई है। आप मेरे आर्टिकल्स पढ़ लो, मेरी बुक्स पढ़ लो, इन सब में मैंने नॉन वायलेंस और पीस के बारे में बात की है। और मैं वही फिलोसफी का एक जो ग्राउंड है उसको लेके अपनी नॉवेल्स में आ जाता हूं। पर लोग समझते हैं कि मैं पता नहीं क्या क्या लिख रहा हूं, अलग अलग जॉनर के बारे में लिख रहा हूं। उसके बाद वो पूछते हैं कि भाई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी जो एक नॉवेल थी द नेम ऑफ द रोज, ये इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलर और इतना धमाका मचाया है इसने मार्केट में, आखिर क्या हुआ ऐसा। तो अम्बर्टो इको बोलते हैं कि जब नेम ऑफ द रोज की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो मैं लेके जब पब्लिशर के पास गया तो उन्होंने देखा उसको, और उन्होंने बोला कि भाई आपकी ये नॉवेल 3000 कॉपीज से ज्यादा तो नहीं बिकेगी। और उन्होंने मुझे 3000 कॉपीज का एडवांस भी दे दिया। बट यूएसए के अंदर अंदर इसकी 3 मिलियन कॉपीज तक सेल आउट हो गई, और अभी फिलहाल 10 मिलियन कॉपीज से ज्यादा इसकी बिक चुकी हैं। और अगर बात करें इसकी सक्सेस की, तो ये तो कुछ खास ज्यादा पता ही नहीं है मुझे, ये खुद में एक मिस्ट्री है। तो जो मुकुंद है वो बोलते हैं कि आपकी जितनी भी नॉवेल्स हैं वो काफी प्लेफुल और काफी बड़ी ही एक रॉ रहती हैं, बहुत टू द फैक्ट, और बड़ी मजेदार रहती हैं पढ़ने में, एज कंपेयर टू वो सारी नॉवेल्स, वो सारी बुक्स जो काफी बोरिंग हो जाती हैं क्योंकि वो नॉन फिक्शन में आ गई हैं, तो वो काफी बोरिंग लगती हैं, मजा नहीं आता है पढ़ने में। तो आप ये चीज जो करते हो ये नेचुरली है या आप इसको जान के समझ के करते हो। तो वो बोलते हैं कि मुझे ना नैरेट करना बड़ा पसंद है, मुझे नैरेशंस लिखना, कोई भी कहानी सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं वही काम अपनी नॉवेल्स में करता हूँ। वो बताते हैं अपने पीएचडी के टाइम की बात कि व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय पीएचडी, उस टाइम पे जब मैंने अपनी थीसिस सबमिट करी, तो यूजुअली लोग अपनी थीसिस के लिए बहुत ही हाइपोथेटिकल थॉट्स को सोचते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और फिर अपने कंक्लूजन्स लिखते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपनी पूरा एक्सपीरियंस पीएचडी के टाइम का, अपने सारे ट्रायल्स एंड एरर्स को उस थीसिस में लिख दिया अपनी रिपोर्ट में, और वो जाके सबमिट कर दी। तो जो सामने चेक कर रहे थे उनको ये बहुत अच्छा लगा, और इसीलिए मेरा पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जब मैं 22 साल का था। तो इसीलिए उनकी ये जो क्वालिटी थी, हम कह सकते हैं कि वो एक नेचुरल क्वालिटी थी। उनका ब्रेन बहुत ही प्लेफुली अपनी हर एक थॉट को पुट करना जानता था। ही वॉज अ ग्रेट नैरेटर, अम्बर्टो इको। सो आफ्टर दैट
वी गेट टू नो अबाउट द नेम ऑफ द रोज। मैंने बताया जैसे कि भाई 10 मिलियन प्लस कॉपीज बिक गई। तो जब मुकुंद पूछते हैं कि मतलब ऐसे क्या हुआ है कि भाई आप तो इतने फेमस हो गए, आपकी बुक इतनी ज़्यादा बिक गई है, तो वो उसके पीछे का रीज़न बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि हर टाइप की नॉवेल में, जो भी एक नॉवेल है उसमें ज़्यादातर कहानियाँ ये होती हैं कि भाई या तो एक लड़का अमीर है या वो गरीब है, या फिर स्टोरी वही लव स्टोरी चल रही है, वो हीरो मर गया, हीरोइन मर गई, और यही सब कहानियाँ चल रही हैं और अंत में लोगों को वो कहानी बहुत पसंद आ रही है। तो ये ना एक दिमाग का हमारा भ्रम बन चुका है। आज के टाइम में लोगों को ऐसी कहानियां अब इतनी पसंद नहीं आती हैं, वो भी चाहते हैं कि वो कुछ अलग पढ़ें। और इसीलिए मेरी बुक्स में उनको मेटाफिजिक्स भी मिलती है, उनको नॉन फिक्शन मिल जाता है, उनको सीमियोटिक्स के बारे में भी कुछ पता चल जाएगा, उनको एक बहुत ही प्लेफुल नरेशन मिल जाएगा उसमें। और कहीं ना कहीं इसीलिए मेरी नॉवल शायद से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पा रही है। लेकिन फिर भी दुनिया में है 6 बिलियन लोग, उस टाइम पे 6 बिलियन थे, और फिर भी मेरी जो बुक है वो सिर्फ अभी 14-15 मिलियन लोगों तक पहुंची है। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि ये 15 मिलियन लोग वो हैं जिनको थोड़ी अलग टाइप की बुक्स पढ़ना पसंद है। हालांकि मेरी बुक की सक्सेस का जो राज है वो अभी तक मेरे लिए खुद एक मिस्ट्री है, और मुझे नहीं पता कि ये इतनी आगे कैसे पहुंची। शायद से अगर ये 10 साल पहले पब्लिश की गई होती या 10 साल बाद पब्लिश की गई होती तो शायद इसका ये सक्सेस रेट कुछ अलग होता। पता नहीं कामयाब होती या ना होती, बट फिलहाल तो ठीक है, सक्सेसफुल हो गई है। और फिर उनसे पूछते हैं कि भाई मतलब आपके पास टाइम इतना कम रहता है, फिर आप मैनेज कैसे करते हैं इतना कुछ लिखना? आपने 40 से ज्यादा बुक्स लिखी हुई हैं, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, आपकी नॉवेल्स तो सिर्फ 4 या 5 हैं, बट स्टिल आपने इतना सारा कंटेंट लिखा कैसे है विद इन सो लेस टाइम? तो बोलते हैं कि देखो मैंने अपनी पहली नॉवेल तो 50 साल की उम्र में लिखी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यूनिवर्स में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस हैं? एम्प्टी स्पेसेस सुन के मुकुंद थोड़ा सा उसका फ्यूज उड़ जाता है, कहता है कि मैं नहीं समझा। तो वो कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अभी मुझे जब पता चला कि तुम आ गए हो बिल्डिंग के नीचे और तुम लिफ्ट से ऊपर आ रहे हो, तो मैंने सोचा कि मैं तो खाली हूँ अभी, तो क्यों ना मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूँ इसमें। उन्होंने सोचो उतनी देर में एक आर्टिकल लिख के खत्म कर दिया। तो वो समझाते क्या है कि भाई एम्प्टी स्पेसेस जो होते हैं ना यूनिवर्स के, अगर हम उसको यूटिलाइज करने लग जाएं तो हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। और वो इन एम्प्टी स्पेसेस को क्या बोलते हैं? वो उन्हें बोलते हैं इंटरस्टेसिस। वो इनको इंटरस्टेसिस बोलते हैं, इन एम्प्टी स्पेसेस को, और वो इन्हीं को यूटिलाइज करके अपनी नॉवल राइटिंग का जो पैशन है इसको फॉलो करते हैं। हालांकि मुकुंद उनसे पूछता है कि आजकल आप इतने इतने रिनाउंड हो गए हैं कि अगर कोई भी पूछे कि भाई अम्बर्टो एको को जानते हो, तो वो कहेगा कि हाँ हाँ हम जानते हैं, वो नॉवलिस्ट हैं। तो आप अपने आप को एक नॉवलिस्ट की तरह पहचाने जाने पे खुश हैं या नहीं? तो वो बोलते हैं मैं एक प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी का, और मुझे पसंद है यूनिवर्सिटी की चीज़ों में इन्वॉल्व होना, ना कि पेन क्लब्स में जाना, राइटर्स के मीटअप्स में जाना और वहाँ जाके टाइम स्पेंड करना। तो बाय हार्ट वो अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत पसंद है एक प्रोफेसर होना, लेकिन पैशन उनका है कि वो राइटिंग में भी रहे, इसीलिए वो संडेज को अपनी राइटिंग का काम भी पूरा करते हैं। और अंत में इसी तरह इन लोगों की बात होती है अबाउट द नेम ऑफ द रोज, अबाउट अबाउट द पॉपुलैरिटी जो अम्बर्टो एको को मिली हुई है, एंड अबाउट हाउ ही मैनेजेस ऑन डूइंग एवरीथिंग विद इन दैट पर्टिकुलर गिवन टाइम। इस चैप्टर से हमें एक चीज तो यार सीखने को जरूर मिलती है, वो है टाइम मैनेजमेंट। याद रखना तुम्हारे भी बोर्ड्स आने वाले हैं, तो तुम भी इस एम्प्टी स्पेस को, इन इंटरस्टिसेस को यूज करना शुरू कर दो। फ्री टाइम में इंस्टाग्राम पे रील्स देखने की बजाय अगर तुम इन एम्प्टी स्पेसेस को अपने माइंड को शांत करने के लिए यूज करोगे तो डेफिनेटली आई नो कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। एंड रही बात इस चैप्टर की, तो मैसेज बड़ा ही क्लियर है। इंटरव्यूज की इंपॉर्टेंस, उनकी प्रोमिनेंस की बात हुई है। फर्स्ट पार्ट में बताया है बड़े बड़े लोगों का जो परसेप्शन है इंटरव्यूज को लेके, और सेकंड पार्ट में बताया है अम्बर्टो एको की एक प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, जो कि काबिल तारीफ है। That's it for the chapter. I hope you like the chapter and all the keywords in it. I hope you understood all the keywords. If you have any doubt, please tell me in the comment section. I'm there to resolve every doubt of my lovely students. And if you like the video, don't forget to share it with your friends. And if you are new to the channel, please subscribe to the channel and stay tuned for more such content. Thank you. I'll see you in another video. Till then, take care and bye-bye.